नमस्कार दोस्तों। जब भी आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको कुछ याद रहता है, तो वह है आपका स्मार्टफोन। कुछ याद रखना हो, कुछ खरीदना हो तो आपका स्मार्टफोन ही काफी है। दोस्तों, आजकल आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खास चीजें शामिल हैं, तो वह है फोन, आपका स्मार्टफोन और उसमें यूपीआई ऐप। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु पेमेंट के मामले में आपसे भी आगे वो कंपनियां हैं जो आपको अपने मकड़ जाल में फंसा के रखते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये यूपीआई पेमेंट क्या है। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। पैसे या तो आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं या आपके यूपीआई वैलेट से। पैसे आप ही के होते हैं, डिडक्ट होने का तरीका अलग है। अब बात यह आती है कि भारत किसानों का देश है, जहां अधिकतर किसान हैं, वहां यूपीआई कैसे आया। साथियों, बात 30 दिसंबर 2016 की है। यूपीआई को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया और आज दर्जनों यूपीआई ऐप आपके अकाउंट से पैसे दीमक की तरह से ले रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम पेटीएम और आरबीआई के कंट्रोवर्सी को समझें, चलिए हम जानते हैं कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई। बात सन 1770 के दशक की है, जब अचानक से भारत में यूरोपीय पैटर्न पे एक बैंक की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, साथ ही 1786 में बैंक ऑफ कोलकाता खोला जाता है और एक तीसरा बैंक मद्रास बैंक ब्रिटिश सरकार द्वारा 1806 में स्थापित किया जाता है, जिससे ब्रिटिश सेना को ढेर सारे युद्ध में लड़ने के लिए फंड जुटाए जा सके। बाद में इस बैंक का नाम बैंक ऑफ बंगाल रख दिया जाता है। और अब बात आती है नोट जारी करने की, तो इसका श्रेय बैंक ऑफ बंगाल को जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंसी बैंक नाम कहां से आता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक का नाम दिया जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि ये सभी बैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट को फंड जुटाने में और युद्ध के लिए खर्च में मदद करते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत में बैंक और भारतीय बैंक से कैसे जुड़े। भारत में पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में होती है। साथ ही 1895 में लाला लाजपत राय द्वारा पहला भारतीय बैंक लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है। बैंकिंग के क्षेत्र में एक नया आयाम तब आता है जब 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय हो जाता है और इसका नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है। भारत जो गुलामी की दास्तां झेल रहा था और फंड से संबंधित ढेर सारी मुसीबतें, आपदाएं, महामारी देश की कमर तोड़ रहे होते हैं, इसी बीच 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इसकी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार होती है: टू रेगुलेट द इश्यूज ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। यानी आरबीआई का मुख्य काम नोट छापना, मुद्रा की देखरेख और बैंक्स और उसके क्रेडिट सिस्टम का ख्याल रखना है। देश के आजाद होने के बाद भी भारत में रुपए का चलन और बैंकों का संचालन बहुत मुश्किल सा था। बैंक कैसे सरकार के हाथ में रहे, ये भी जरूरी था।
बैंकों के इतिहास में एक नया आयाम 19 जुलाई 1969 को आता है, जब भारत सरकार ने 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। और कुछ ही समय बाद फिर से 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और इस राष्ट्रीयकरण के बाद ढेर सारी बैंकों की ब्रांचेस खोली जाती हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जन जन तक बैंक को पहुंचाया जाए। आधुनिक भारत में बैंक को और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए 30 दिसंबर 2016 को एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई को मान्यता देती है। अब शुरू होता है यूपीआई पेमेंट। अब हम बात करते हैं पेटीएम केस की। 2010 में स्थापित पेटीएम एक ऐप होता है जो टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और मार्केटिंग में काम आता है। साथ ही कुछ समय बाद पेमेंट करने की फैसिलिटी भी इस ऐप से जोड़ दिया जाता है, यानी आप पेटीएम ऐप यूज करके पेमेंट कर सकते थे। जैसे ही 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होता है, लेन देन की आड़ में एंट्री होता है पेटीएम का। और विजय शेखर शर्मा अनाउंस करते हैं कि उनके पेटीएम के बिना सभी रोएंगे। बहुत सक्सेस मिलती है और पेटीएम देखते ही देखते आसमान छूने लगता है। पेटीएम के शेयर अचानक से आसमान छूने लगते हैं। क्रिकेट मैच से लेकर सभी गेम्स के दौरान आप पेटीएम की होर्डिंग्स की भरमार देख सकते हैं और पेटीएम के शेयर में लोग ट्रस्ट के साथ इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेटीएम अपनी ओर से लोन देना और क्रेडिट कार्ड देना भी शुरू कर देता है और बात यहीं से बिगड़ती है। बात एक पीछे छूट जाती है और वो ये है कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है। जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताए कि आरबीआई का गाइडलाइन क्या है। कोई भी बैंक या पेमेंट बैंक कस्टमर्स के डेटा को लीक नहीं कर सकता और पेटीएम इससे अछूता नहीं रहा। पेटीएम ने करोड़ों में अकाउंट खोले और ठीक से उनका केवाईसी नहीं कराया, यानी पेटीएम ने आरबीआई के लाख मना करने के बाद भी अपने रूल वायलेशन को नहीं सुधारा। पेटीएम ने हर एक फाइनेंशियल ईयर में घाटा दिखाया, किंतु पिछले 3 साल से पेटीएम का घाटा कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था और लोगों को पूरी उम्मीद थी कि 2024 में पेटीएम कंपनी मुनाफा कमाएगी। आरबीआई के लाख मना करने के बाद भी पेटीएम ने अकाउंट खोलना बंद नहीं किया। अकाउंट खोला गया और करोड़ों ऐसे अकाउंट हैं जिनमें जीरो बैलेंस है या फिर बैलेंस ना के बराबर है। अब बात आती है कि बैलेंस कम होने से क्या होता है। आरबीआई कहता है कि इन अकाउंट्स को ठीक से वेरीफाई नहीं किया गया है और इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में किया जा सकता है। और आरबीआई कहता है कि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखना चाहता है तो उसको आरबीआई को 500 करोड़ की निधि सुरक्षित दिखानी होगी। आरबीआई को दिए गए 3 अपडेट्स में पेटीएम अपने गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाया और अब पेटीएम को यूपीआई ट्रांजैक्शन और बैंक खातों को बंद करने का आदेश आरबीआई ने जारी कर दिया है। यानी अब पेटीएम से ना तो कोई पेमेंट हो सकता था, ना उसमें मनी ऐड किया सकता था। पेटीएम पेमेंट बैंक्स से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक्स 15 मार्च 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की यूपीआई सेवा को बरकरार रखने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। पेटीएम यूपीआई यूजर्स के लिए यह एक अच्छी खबर है। केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि पेटीएम ऐप से सर्विस बरकरार रहे, इसके लिए एनपीसीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर
हाई वॉल्यूम के यूपीआई ट्रांजैक्शन की क्षमता रखने वाले बैंकों के सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान करे। सेंट्रल बैंक ने डिजिटल पेमेंट का ऑपरेशन दिखाने वाली संस्था एनपीसीआई से कहा कि पेटीएम हैंडल दूसरे नए बैंकों में माइग्रेट किए जाएं। अब बात साफ हो जाती है कि पेटीएम यूजर्स को खुश हो जाना चाहिए। अलग से क्रेडिट कार्ड एंड ऐड कर पेटीएम चलाने वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। अब बात आती है कि क्या यूजर्स आगे पेटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो साथियों, इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, किंतु कुछ चुनिंदा हाई सिक्योरिटी बैंक के साथ ऐड करके। अब आने वाले समय में बात साफ हो जाएगी कि पेटीएम और आरबीआई की कंट्रोवर्सी कितनी लंबा खिंचती है। पेटीएम के मात्र एक गलती से सभी कस्टमर की नींद उड़ गई है, और जो लोग पेटीएम के शेयर खरीद रखे हैं उनका क्या होगा? समय के साथ नए अपडेट्स आएंगे, लेकिन अभी तो पेटीएम के शेयर 5 to 10% पे आके टिके हैं, यानी 85 to 90% नुकसान हो चुका है। एक और बात है कि अगर आप पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं और उसको ऐड कर रखे हैं अपने खाते से या अपने क्रेडिट कार्ड से, और आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं या आपका बैंक जिससे आपने ऐड कर रखा है वो पैसा नहीं दे पाता है, तो पेटीएम उस पे हाई चार्जेस वसूलता है। वो 2000 से 2500 हो सकते हैं। इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।